नमस्कार दोस्तों। डेट आज है 22 जुलाई 2025। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का इशू है वीगन मिल्क के बारे में। वीगन मिल्क की इंडस्ट्री, बिजनेस स्टैंडर्ड का यह आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के बारे में और इसमें FTA का रोल। फिर तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में जो सुसाइड्स बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो क्या किया जा सकता है। और सबसे लास्ट में मुंबई लोकल्स में जो बम धमाके हुए थे उनके अक्यूज्ड को बरी कर दिया मुंबई हाई कोर्ट ने। तो ये हमारे लीगल सिस्टम की, ये हमारे जस्टिस सिस्टम की बहुत बड़ी फेलियर है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वीगन मिल्क के बारे में है। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। आप सिलेबस में ना GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब भी हम दूध के बारे में सोचते हैं ना, आम तौर पे हमारे दिमाग में ना या तो गाय का दूध आता है या भैंस का। कई बार जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो बकरी का दूध भी काफ़ी काम आता है। लेकिन देखो यहाँ पे ना एक और मिल्क का कंसेप्ट है, वीगन मिल्क। जो वीगन मिल्क होता है ना, ये एनिमल्स से नहीं मिलता। जी हाँ, वीगन मिल्क मिलता है प्लांट से। ये देखो दिखता है गाय भैंस के दूध जैसा और टेस्ट भी कुछ कुछ सिमिलर ही होता है, बट ये प्लांट से मिलता है, एनिमल से नहीं मिलता है। तो प्लांट से मिलने वाले मिल्क को बोलते हैं वीगन मिल्क। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, सोया मिल्क के बारे में आपने सुना होगा। सबसे कॉमन पुराना ऑप्शन है बादाम मिल्क, आलमंड मिल्क। ये लाइट और लो कैलोरी वाला होता है। इसके अलावा राइस मिल्क एलर्जी फ्रेंडली होता है। काजू का दूध भी आता है जिसका टेक्सचर थोड़ा क्रीमी होता है। इवन कोकोनट मिल्क, ओट मिल्क, ये भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आज के समय में बिकते हैं। प्रोसेस क्या होती है वीगन मिल्क की? इन्हें देखो पानी में ना भिगो के, ब्लेंड करके, फिल्टर करके मिल्क बनाया जाता है और फिर टेस्ट और न्यूट्रिशन के लिए कुछ चीज़ें बाद में ऐड कर दी जाती हैं, जैसे कैल्शियम है, विटामिन है या फ्लेवर वाली चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये वीगन मिल्क बन जाता है। कैसे? जैसे शुरू में तो बादाम है, मान लीजिए बादाम को भिगो दिया, फिर ब्लेंड कर दिया और फिर फिल्टर कर दिया, इस प्रकार से मिल्क बना लिया। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये आएगी कि सर ये गाय भैंस का दूध तो सदियों से लोग पीते आए हैं ना, ये नई फैंसी सी आइटम क्या है? ये वीगन मिल्क लोग क्यों ही पीते हैं इसे? ये फैशन बन गया है क्या? देखो, सिर्फ फैशन नहीं है, कुछ रीजंस और भी हैं। जैसे सबसे पहला रीज़न तो ये है, बहुत सारे लोग ना गाय भैंस के दूध में लैक्टोज नाम की जो शुगर होता है ना, उसे ना टॉलरेट नहीं कर पाते। लैक्टोज नाम का जो शुगर होता है ना गाय भैंस के दूध में, उसे बहुत सारे लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो लैक्टोज की वजह से उनके पेट में गैस, पेन या फिर लूज मोशन कई बार हो जाती है। तो इंडिया में लगभग ना 60% लोग ऐसे हैं जो लैक्टोज को, दूध में जो लैक्टोज मिलता है ना, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि हम लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो ये पहली चीज़ है कि लोग कई बार फिर वीगन मिल्क को प्रेफर करते हैं। अब आपको भी पता है, गरीब लोगों को थोड़ी ना पता है इस वीगन मिल्क के बारे में, चुनिंदा लोगों को पता है हमारे देश में। लेकिन हाँ, ये इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो हो रही है और उसी से संबंधित आज का ये आर्टिकल है। दूसरा रीज़न ये है, बहुत सारे जो लोग हैं ना उनको एलर्जी होती है डेयरी प्रोडक्ट से। मतलब बचपन में ही उन्हें पता लग जाता है कि दूध में जो प्रोटीन है ना वो उन्हें सूट नहीं करता, एलर्जी हो जाती है। इस वजह से फिर वो वीगन मिल्क को पीना स्टार्ट कर देते हैं। इवन काऊ मिल्क में ना सैचुरेटेड फैट होती है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है। लेकिन जो प्लांट बेस्ड मिल्क होता है ना, ये वीगन मिल्क, इसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह का रिस्क नहीं रहता। ये सारे रीजंस हैं। देखो, लैक्टोज इंटॉलरेंस, एलर्जी टू डेयरी प्रोडक्ट्स, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से लोग वीगन मिल्क पीना स्टार्ट कर देते हैं। और भी हैं, कुछ लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं आज के समय में, वो लो फैट, लो कैलोरी और केमिकल फ्री चीज़ें ज़्यादा चाहते हैं, तो उनके लिए वीगन मिल्क एक अच्छा ऑप्शन रहता है। कुछ लोग थोड़े जो पशुओं को प्यार करते हैं, उन्हें लगता है कि यार पशुओं से दूध लेना ठीक नहीं है, तो प्लांट से चीज़ें ले ली जाए तो ज़्यादा सही हैं। तो ऐसे लोग भी फिर वीगन मिल्क को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि
प्लांट्स, ये जो ये एनिमल्स हैं उनको तंग करके मिल्क लेना, इससे उनके बच्चों के लिए मिल्क कम बचेगा, तो ये एथिकल नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पे एथिकल एंगल भी है। कुछ लोगों को ये भी लगता है यार गाय भैंस का दूध हम पीते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, एडल्ट्रेशन होता है, तो प्लांट बेस्ड मिल्क पीना ज़्यादा सही है। इवन कोविड के बाद तो वीगन मिल्क की जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा तेज़ी से फली फूली है। तो ये रीजंस हैं। अगर कोई पूछे कि ये वीगन मिल्क लोग क्यों प्रेफर करते हैं, तो फैशन के अलावा ये सारे आइटम्स भी, ये सारे रीजंस भी हैं। इंडिया की अगर बात करें, देखो इंडिया मिल्क के मामले में ना काफ़ी बढ़िया है। पर कैपिटा मिल्क की अवेलेबिलिटी इंडिया में ना 471 ग्राम है पर पर्सन पर डे, जबकि ग्लोबल एवरेज तो सिर्फ 322 ग्राम है। चलो, बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंडिया बढ़िया परफॉर्म करता है। वाटर अवेलेबिलिटी हो या फिर दूसरी चीज़ें हो, हमेशा इंडिया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम होती है, लेकिन दूध के मामले में हम बहुत बढ़िया हैं। तो इवन जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, वो भी ये बोलती है कि हर पर्सन को ना एवरेज के तौर पे 280 ग्राम मिल्क कंज्यूम करना चाहिए। तो इंडिया में अवेलेबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा है पर कैपिटा। अब कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, देखो वो बात अलग है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर देखो, जब गाय भैंस का दूध इतना ज़्यादा अवेलेबल है फिर भी वीगन मिल्क, तो रीजंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कुछ लोग हेल्थ फ्रीक होते हैं, एनिमल्स का शोषण नहीं चाहते, और फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क, मतलब इस प्लांट मिल्क में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी जाती हैं जैसे कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन वगैरह, तो लोग फिर इसलिए वीगन मिल्क को भी पसंद करते हैं। और टाइप्स भी बता दिए मैंने वीगन मिल्क के, जैसे सोया मिल्क है। अब अलग अलग जो टाइप के वीगन मिल्क है ना, उनकी खास बातें बताई जाती हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे बताया जाता है सोया मिल्क में हाई प्रोटीन, लो फैट होता है, और वैसे न्यूट्रिशन के मामले में काऊ मिल्क के काफ़ी क्लोज है सोया मिल्क, और एंशिएंट चाइना में भी सोया मिल्क का यूज़ होता था। इसी प्रकार से ना सबका थोड़ा थोड़ा फ़ायदा बता दिया जाता है। जैसे बादाम मिल्क, ये लो कैलोरी और अनसैचुरेटेड फैट हाई होता है इसमें, और प्रोटीन लो होता है, तो डाइटिंग वाले लोग जो हैं बादाम मिल्क को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब सबके नहीं बता रहा हूँ मैं, बस एक दो मैंने एग्जाम्पल दे दिए, बहुत हैं, क्योंकि मेन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल तो 2-3 ले लिए, वही बहुत हैं। अब अभी तक तो देखो हमने वीगन मिल्क के बारे में थोड़ी अच्छी अच्छी और बेसिक बातें जानी। अब यहाँ पे आते हैं इशू की तरफ। इशू देखो ये है, जो डेयरी वाले लोग हैं ना, जो काऊ मिल्क और भैंस वाले दूध से डील करते हैं, वो ये कहते हैं कि यार ये प्लांट मिल्क को आप मिल्क क्यों कह रहे हो? मतलब प्लांट से जो दूध मिलता है इसे आप मिल्क बोलो ही ना, इसे कुछ और बोलो आप, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। लोगों को लगता है ये भी दूध है, जबकि असल ये प्लांट से मिल रहा है, तो इसे आप दूध क्यों बोल रहे हो? इसे दूध मत बोलो। दूध वो होता है जो मैमल्स की ब्रेस्ट ग्लैंड से मिलता है, समझ रहे हो? मतलब डेयरी इंडस्ट्री वाले बोलते हैं दूध वो होता है जो मैमल्स के ब्रेस्ट ग्लैंड से मिलता है, जबकि प्लांट से मिलने वाले इस प्रोडक्ट को आप मिल्क मत बोलिए, इससे लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और वो गाय भैंस से मिलने वाले दूध के चक्कर में इसे परचेज कर लेते हैं गलती से। इवन देखो डेयरी इंडस्ट्री वाले ये भी बोलते हैं, जो यूएन बैक्ड, मतलब यूएन द्वारा सपोर्टेड कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है ना, ये भी यही बोलता है कि मैमल्स की ब्रेस्ट ग्लैंड से जो मिलता है वो है मिल्क। इवन इंडिया में जो नेशनल एग्रीकल्चर साइंस एकेडमी है ना, वो भी यही बोलती है कि ये वीगन मिल्क को मिल्क नहीं बोला जाना चाहिए। प्लांट मिल्क कोई इमरजेंसी नीड नहीं है, ये सिर्फ गाय भैंस से मिलने वाले दूध का एक फैंसी अल्टरनेटिव है। समझ रहे हो? मतलब जो ये नेशनल एग्रीकल्चर साइंस एकेडमी है ना, इनका कहना है देखो जो गाय भैंस का दूध है ना, इसे तो इंसान सदियों से पीता आ रहा है। गाय भैंस का दूध एक कंप्लीट मैट्रिक्स होता है, और प्लांट से मिलने वाला दूध इस मैट्रिक्स को मैच नहीं कर पाता। मतलब गाय भैंस से जो दूध मिलता है ना, इसमें 500 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जो प्लांट से दूध मिलता है, या फिर दूध कहना ही गलत है, उससे इतने सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें थोड़ी ना होते हैं, ये सिर्फ एक फैंसी अल्टरनेटिव है। तो ये जो नाम है ना सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, ये यूज करना गलत है। सोया मिल्क की जगह आप सोया ड्रिंक यूज करो, और आलमंड मिल्क के बजाय आप आलमंड ड्रिंक यूज करो, और कुछ यूज कर लो, मिल्क यहां पे यूज मत करो। ये कहना है डेयरी इंडस्ट्री वालों का। डेयरी इंडस्ट्री वाले ये भी कहते हैं
देखो गाय भैंस से जो दूध मिलता है ना, ये कंप्लीट फूड है ह्यूमन ग्रोथ के लिए, बॉडी सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए। लेकिन जो ये प्लांट से मिलने वाला दूध है, ये कोई कंप्लीट फूड थोड़ी है ह्यूमन ग्रोथ के लिए। तो यहां पे देखो ये विवाद है कि ये प्लांट से मिलने वाला जो वीगन मिल्क है, इसे मिल्क बोला जाए या फिर ना बोला जाए। लेकिन देखो नेवरदलेस ये जो वीगन मिल्क वाली मार्केट है बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। ग्लोबल डेटा ये बोलता है 2023 से 27 के बीच में ये जो वीगन मिल्क वाली जो मार्केट है, इसमें 6 से 8% की ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। इवन 2033 आते आते ये जो वीगन मिल्क वाली मार्केट है ना, इसका वैल्यूएशन साइज $2.1 बिलियन का हो जाएगा। क्योंकि लोगों में आजकल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, यूथ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वीगन मिल्क को, लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में भी जागरूकता बढ़ रही है। तो इस वजह से वीगन मिल्क की जो डिमांड है वो तो देखो बढ़ रही है। ये देखो एक नए तरह का फूड रेवोल्यूशन है। और एक पॉइंट जो पहले रह गया था वो ये था कि पशुओं का पालन होता है ना, पशुपालन में जैसे गाय की डेयरी है, भैंस की डेयरी है, तो वहाँ पे ना इनको पाला जाता है तो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस का भी एमिशन होता है। जबकि प्लांट से अगर प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, बल्कि प्लांट्स तो ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा बताया जाता है। ये हमने पूरा जो इशू था वीगन मिल्क के बारे में डिस्कस किया। आप बताइए आपकी क्या राय है वीगन मिल्क के बारे में? क्या आपने कभी ये सोया मिल्क, बादाम मिल्क कभी ट्राई किया है? बादाम मिल्क तो देखो हम सब ने कभी ना कभी तो पिया ही होता है। सोया मिल्क भी आप में से ज़्यादातर लोगों ने हो सकता है ट्राई किया हो। बताइए आपकी क्या राय है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो जीसीसी के बारे में है। जीसीसी मतलब ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। वैसे देखो आर्टिकल में ना फोकस है इंडिया यूके एफटीए पे, इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है ना उस पे। लेकिन उसमें जो सबसे प्रोमिसिंग एरिया है ना कोऑपरेशन का, वो है जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर देता हूं। जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स होते क्या हैं? कैपेसिटी सेंटर या फिर कैपेबिलिटी सेंटर, अलग अलग जगह पे कई बार कैपेसिटी या कैपेबिलिटी वर्ड का यूज होता है। तो सिंपल शब्दों में आपको बताता हूं। देखो ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होते हैं ना, ये एमएनसीज के अपने ही ऑफिसेज होते हैं जो एमएनसीज अपने होम कंट्री से बाहर इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे गूगल कंपनी है, गूगल का मान लीजिए मेन ऑफिस तो यूएसए में है, लेकिन गूगल अपने कुछ काम करवाने के लिए ना एक ऑफिस इस्टेब्लिश कर देती है, मान लीजिए इंडिया में। तो वो है गूगल का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में। आप बोलोगे सर गूगल कंपनी जब यूएसए में काम कर रही है तो वो इंडिया में ऑफिस अलग से इस्टेब्लिश क्यों करेगी? देखो इसका रीजन है, एक तो आपको पता है इंडिया में लेबर चीप है। अब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर टैक्स कंसल्टेंट है, इंडिया में बहुत सस्ता मिल जाएगा गूगल कंपनी को, जबकि यूएसए में वही एम्प्लॉय बहुत महंगा पड़ेगा। इंडिया में जो टैलेंट पूल है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, अलग अलग तरह का टैलेंट जो है इंडिया में ईजिली अवेलेबल है, जबकि यूएसए में इतना आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो गूगल कंपनी ये चाहेगी कि देखो बहुत सारे काम ना मैं यूएसए में ना करवा के इंडिया में करवाऊं, जैसे टैक्स ऑपरेशंस हैं और इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स है। पहले तो सिर्फ ये छोटे मोटे काम होते थे एमएनसीज के द्वारा जो दूसरे देशों में करवाए जाते थे जहां पे लेबर सस्ती होती थी, बट अब तो देखो साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा आर&डी, ये भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो दूसरे देशों में करवाने लगी हैं। तो ये कंसेप्ट है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का। समझ गए ना? जब कोई एक एमएनसी कंपनी अपने होम कंट्री को छोड़ के दूसरे देश में ऑफिस इस्टेब्लिश करवाती है कुछ काम करवाने के लिए, जैसे आर&डी, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्ट इनोवेशन, तो वो होते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है इंडिया देखो इस प्रकार से बड़ी बड़ी एमएनसीज के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए ना बिल्कुल उपयुक्त जगह है। कैसे? जैसे एक तो मैंने आपको बताया टैलेंट पूल काफ़ी ज़्यादा वास्ट है इंडिया के पास में। इंडिया के पास में इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, फाइनेंस प्रोफेशनल्स का एक बहुत बड़ा पूल है। हर साल लाखों ग्रेजुएट्स इंडिया के अलग अलग कॉलेजेस से निकलते हैं। तो अलग अलग एमएनसीज के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए परफेक्ट प्लेस है इंडिया। इसके अलावा और भी एडवांटेजेस हैं इंडिया में।
कोस्ट इफेक्टिवनेस, लेबर सस्ती है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश बोलने वाले लोग इंडिया में आसानी से मिल जाते हैं, टेक इकोसिस्टम इंडिया में अच्छा है, जैसे गुड़गांव, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, ये वो सिटीज हैं जहां पे स्ट्रॉन्ग टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है। टाइम जोन एडवांटेज भी है इंडिया में, टाइम जोन एडवांटेज जैसे जो ये वेस्टर्न कंट्रीज है ना, यूएसए वगैरह। अब देखो जब वहां पे दिन होता है यहां पे रात होती है, तो इस प्रकार से वो एमएनसीज ना 24 घंटे काम कर सकती हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए इंडिया एक परफेक्ट प्लेस है। इसी वजह से ऑलरेडी इंडिया में अलग अलग एमएनसीज के ना 1500 जीसीसी अभी वर्किंग है, जिसमें 19 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। अब देखो किस प्रकार से इंडिया के जो लोग हैं वो ग्लोबल इनोवेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप देखिए। चलो ये तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का। अब बात करते हैं इंडिया यूके एफटीए। देखो ब्रेग्जिट के बाद में यूके ना अलग अलग देशों के साथ में एफटीए साइन करना चाहता है। यूके चाहता है कि हम ग्लोबल इनोवेशन में कंट्रीब्यूट करें। वो कैसे कर सकते हैं? उन्हें चाहिए टैलेंट पूल, और जैसे मैंने आपको बताया टैलेंट पूल तो इंडिया के पास में है। यूके के पास में पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, और इंडिया के पास में टैलेंट पूल है। तो दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और इसी के लिए जो एफटीए इंडिया और यूके के बीच में साइन होने वाला है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर इंडिया और यूके के बीच में अगर एफटीए साइन हो गया तो फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इस्टेब्लिश करना और ज्यादा आसान कैसे हो जाएगा? मतलब क्या रोल है यूके इंडिया एफटीए में जीसीसी का? देखो सीधी सी बात है, अगर यूके और इंडिया के बीच में एफटीए साइन हो गया तो सबसे पहली चीज यूके के प्रोफेशनल्स का इंडिया में आना, इंडिया के प्रोफेशनल्स का यूके में जाना आसान हो जाएगा। चलो उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। कुछ बिगनर्स होते हैं, उनको एफटीए का मतलब नहीं पता होता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब देखो जब दो देश एग्रीमेंट करते हैं ना ट्रेड आसानी से करने के लिए, तो ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में वो ट्रेड में जो रुकावटें हैं ना उसको दूर कर देते हैं या कम कर देते हैं। अब ट्रेड में जो रुकावटें हैं वो दो तरह की हो सकती है, या तो टैक्स ज्यादा है, इन्हें कहते हैं टैरिफ बैरियर, टैरिफ वाली रुकावटें। दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर, यानी टैक्स के अलावा जो दूसरी रुकावटें होती हैं, जैसे रुकावटें कि हाँ इससे ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ इतना यूनिट ट्रेड कर सकते हैं, इस क्वालिटी का सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये होते हैं टैक्स के अलावा दूसरी रुकावटें। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जब दो देश करते हैं ना तो वो इन रुकावटों को या तो दूर कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। जैसे टैक्स नाम मात्र का कर दिया 5%, या फिर हटाई दिया बिल्कुल टैक्स, तो दो देशों के बीच में ट्रेड करना आसान हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है, अगर इंडिया और यूके के बीच में एफटीए साइन होता है ना तो यूके के प्रोफेशनल्स का इंडिया में आना और इंडिया के प्रोफेशनल्स का यूके में जाना आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा तो इंडिया में ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं वो ज़्यादा आसानी से चल सकेंगे। यूके की मान लीजिए कोई एमएनसी है, वो इंडिया में जीसीसी इस्टेब्लिश करना चाहती है तो वो आसानी से कर पाएगी, उसके प्रोफेशनल्स आसानी से इंडिया में आ पाएंगे, और इंडिया के प्रोफेशनल्स पेरेंट कंपनी में आसानी से जा पाएंगे यूके में, तो ऑपरेशन ईजी हो जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो एफटीए दोनों देशों के बीच में साइन हो जाता है ना, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो दोनों देशों के बीच में देखो डेटा को शेयर करने वाले और डेटा को ट्रांसफर करने वाले जो रूल्स हैं ना वो थोड़े अलाइन हो सकते हैं। अगर एफटीए साइन होने के बाद में दोनों देशों के बीच में डेटा शेयरिंग और डेटा ट्रांसफर के रूल्स जो हैं वो अलाइन हो गए, मतलब सिमिलर हो गए दोनों रूल्स, तो फिर जीसीसी का काम करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। फिर यूके की जो एमएनसी है बिना खौफ के इंडिया में डेटा ट्रांसफर कर सकेगी, समझ गए? क्योंकि दोनों देशों के जो स्टैंडर्ड्स हैं डेटा ट्रांसफर और डेटा शेयरिंग से संबंधित वो सेम है, तो जीसीसी ज्यादा अच्छे से चल सकेंगे। अब इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, जब देखो दो देशों के बीच में एफटीए साइन होता है ना तो डबल टैक्सेशन को लेके कुछ ना कुछ प्रोविजन किया जाता है। मतलब कई बार देखो एक ही इनकम पे ना दो बार टैक्स लग जाता है। जैसे यूके की कंपनी कोई फॉर एग्जांपल इंडिया में काम कर रही है तो इंडिया में भी उसे टैक्स देना पड़ गया और यूके में भी टैक्स देना पड़ गया, लेकिन उस कंपनी के लिए तो दिक्कत हो गई ना, दो बार टैक्स दे दिया सेम इनकम पे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन होता है तो डबल टैक्सेशन
को एड्रेस कर दिया जाता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने के बाद में डबल टैक्सेशन को एड्रेस कर दिया जाएगा, तो यूके की कंपनीज का इंडिया में इन्वेस्ट करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एक ही बार देना पड़ेगा, क्योंकि अब एफटीए साइन हो गया है। तो यूके की कंपनीज ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, ज़्यादा जीसीसी ओपन करेंगी। तो ये तीसरा पॉइंट है। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है, देखो इनोवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कोई भी कंपनी जब इनोवेट करती है ना, तो वो ये चाहती है हम कोई नई चीज बनाएं तो वो उसका पेटेंट हमें मिलना चाहिए, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, आईपी जो है, वो सिक्योर रहना चाहिए। और जब एफटीए साइन हो गया इंडिया और यूके के बीच में, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई प्रोविजन होगा, कोई ना कोई प्रोविजन होगा। तो फिर बिना रोक टोक के, बिना डर के यूके की जो कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकेंगी, क्योंकि उन्हें पता है हम इंडिया में इनोवेट करेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहेगा। तो ये कॉन्फिडेंस जब उन्हें आएगा तो इसका मतलब और ज्यादा यूके की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी और जीसीसी ओपन करेंगी। अब देखो आर्टिकल में ना बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो काम की नहीं है, तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी और यूके के प्रधानमंत्री की कब मुलाकात हुई, यूके के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आए एफटीए को नेगोशिएट करने के लिए। तो ये बोल बाय बोल कमेंट्री जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम के लिए। अपने एग्जाम के लिए यूके इंडिया एफटीए इंपॉर्टेंट है, जीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो इंडिया में ना जीसीसी ग्रोथ को अचीव करने के लिए सरकार भी काफी ज्यादा एक्टिव है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ना एक इंडस्ट्री लेड पैनल बनाया, जिसमें देखो नेस्कॉम, केपीएमजी, ये जो संस्थाएं हैं ना, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनको काम दिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने कि भैया आप ना जीसीसी को लेके ना कुछ फ्रेमवर्क बना के हमें दीजिए ताकि हम इंप्लीमेंट कर सकें। समझ गए? मतलब इंडस्ट्री लेड पैनल सरकार ने बनाया और काम दिया गया कि हमें ना नेशनल जीसीसी फ्रेमवर्क डिजाइन करना है और आप वो करके हमें दीजिए। बजट 2025 में ये आउटलाइन सरकार के द्वारा रख दी गई थी। तो ये जो नेशनल जीसीसी फ्रेमवर्क डिजाइन अगर हो गया ना, तो इस फ्रेमवर्क से फिर अलग अलग स्टेट्स को भी गाइडेंस मिलेगी कि हमें क्या करना है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अभी देखो अलग अलग राज्य ना कोशिश कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश ने अलग से अपना पहला जीसीसी कॉन्क्लेव आयोजित किया ताकि बड़ी बड़ी एमएनसीज को अट्रैक्ट किया जाए इसके कि वो हमारे देश में, मतलब हमारे राज्य में आके अलग अलग अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ओपन करें। तो हेल्दी कंपटीशन तो देखो स्टेट्स में अच्छी चीज है, लेकिन देखो अगर एक नेशनल फ्रेमवर्क बन जाएगा जीसीसी के लिए, तो फिर देखो अलग अलग राज्य ज्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे जीसीसी को अट्रैक्ट करने के लिए। और इंडिया में देखो टैलेंट तो है, अच्छी चीज है, बट टैलेंट की स्किलिंग और अपस्किलिंग भी जरूरी है। अपस्किलिंग मतलब आपको पता है तेजी से मार्केट की नीड्स बदल रही हैं। आज के समय में एआई इंजीनियर्स की नीड है, कल को दूसरे इंजीनियर्स की नीड होगी। तो इंडिया में जो टैलेंट है ना, उसका जल्दी से अपस्किलिंग बहुत जरूरी है। तो जीसीसी फ्रेमवर्क जब डिजाइन होगा तो उसमें अपस्किलिंग की बात की जाएगी। और भी कोई रुकावटें अगर आती हैं जीसीसी को इस्टेब्लिश करने में, तो उनका प्रोविजन नेशनल फ्रेमवर्क में किया जा सकता है। अब लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जा सकता है कि ये जो एफटीए है इंडिया और यूके के बीच में सिर्फ एक कागजी एग्रीमेंट नहीं है, एक नॉलेज बेस्ड कॉरिडोर बनेगा इस एग्रीमेंट के बाद में इंडिया और यूके के बीच में, और इससे दोनों देशों को फायदा होगा। और बाद में ये जो टेम्पलेट है इंडिया दूसरी वेस्टर्न इकोनॉमीज के साथ में भी एफटीए साइन करके फॉलो कर सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट सुसाइड्स से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ना, यूनिवर्सिटीज वो जगह होती है जहां पे आइडियाज ग्रो करते हैं, करियर बनते हैं और एक नया जीवन स्टूडेंट्स का शुरू होता है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी ही किसी स्टूडेंट के लिए ट्रामा का सेंटर बन जाए तो सोचो फिर सिस्टम में कितनी बड़ी खराबी है। आप हाल ही का केस देखिए, उड़ीसा में ना एक 19 साल की फीमेल स्टूडेंट ने ना सुसाइड कर लिया। आरोप ये लगा कि एक प्रोफेसर ने ना उस स्टूडेंट को सेक्सुअली हरास किया था, तो तंग आके उस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया।
तो देखो ये तो एक केस है। पास्ट में भी जैसे रोहित वेमुला का केस था, 2016 में एक दलित स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। फिर 2019 में डॉक्टर पायल ताड़वी का केस था। इस केस में क्या था, मुंबई की दलित पीजी मेडिकल स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था कास्टिस्ट हरासमेंट के बाद में। इवन जो आरजी मेडिकल कॉलेज का केस था, स्टूडेंट के साथ में रेप हुआ, बाद में मर्डर हुआ, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने ना कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस उड़ीसा के स्टूडेंट के सुसाइड के बाद में ना एक बार फिर से डिबेट स्टार्ट हो गई है यूनिवर्सिटीज़ में, जिस प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट, जेंडर ऑपरेशन या फिर कास्टिस्ट ऑपरेशन की घटनाएं होती हैं, लेकिन स्टूडेंट जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ नहीं करते। तो ये एक प्रकार से ना इंस्टीट्यूशनल वायलेंस है। आप बोलोगे सर ये इंस्टीट्यूशनल वायलेंस क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल वायलेंस मतलब ऐसा साइकोलॉजिकल, सोशल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हरासमेंट जो सिस्टम के अंडर होता है। ये देखो एक ओपन वायलेंस नहीं होता, बट एक स्लो पॉइजन की तरह होता है जो स्टूडेंट की डिग्निटी को ना पूरी तरह से तोड़ देता है। अब इंस्टीट्यूशनल वायलेंस में क्या होता है, जब स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हो लेकिन आपकी कंप्लेंट सुनी ना जाए, आपको कोई रिप्रेजेंटेशन ना मिले, आपका जो हरासमेंट हो रहा है उसको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया जाए, जैसे सब कुछ कॉमन है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। तो ये सब होता है इंस्टीट्यूशनल वायलेंस कि इंस्टीट्यूशन जो है वो वायलेंस में ना इनडायरेक्ट भूमिका निभा रहा है। समझ गए? अब देखो कहने को ना यूनिवर्सिटीज में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का यानी आईसीसी का प्रोविजन किया गया है, लेकिन अब आप ये देखिए जो ये आईसीसी वाली बॉडी है ना रेडरेसल मैकेनिज्म के लिए यानी शिकायत करने के लिए, ये बॉडी सिर्फ सिंबॉलिक है, मतलब सिर्फ नाम की है। ये कोशिश करती हैं कि बस इंस्टीट्यूशन की जो रेपुटेशन है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। ये बॉडीज कभी भी कंप्लेनेंट पे ध्यान नहीं देती हैं ज़्यादा, ये इंस्टीट्यूशन की इज्जत बचाने पे ज़्यादा फोकस करती हैं। फिर देखो कहने को SC/ST सेल बना रखे हैं कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, बट ये जो SC/ST सेल है ना तो इनके पास में ऑटोनॉमी होती है, ना रिसोर्सेज होते हैं और ना ही ये सीरियस होते हैं। ये SC/ST सेल सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटी बन के रह गए हैं कि हाँ भाई बनाए हैं, ठीक है, पढ़े हैं, लेकिन सीरियस नहीं होते कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए। तो कुछ सॉल्यूशंस राइटर बताते हैं अपनी तरफ से जो किए जा सकते हैं। रोहित वेमुला की डेथ हुई थी ना 2016 में, तो उसके बाद एक एक्ट की डिमांड रखी गई थी, रोहित एक्ट। इसमें यह बोला गया था यूनिवर्सिटीज में अगर कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है ना तो उसको रोकने के लिए ना लीगल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना कि हाँ भाई इस पर्सन की जिम्मेदारी है कि ये रोकेगा। एक पोस्ट क्रिएट की जाए उस टाइप में, और इंडिपेंडेंट ग्रीवेंस कमेटी होनी चाहिए। अभी क्या ग्रीवेंस कमेटी ना इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो कॉलेज प्रशासन या फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन के अंडर ही काम करती है। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के अंडर कोई कमेटी काम करेगी तो वो यूनिवर्सिटी के खिलाफ तो कभी जाएगी नहीं ना। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी को ना इंडिपेंडेंट बनाया जाए, टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए, और उस कमेटी को ना मतलब जो लोग कंप्लेंट करते हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये सब प्रोविजन होने चाहिए रोहित एक्ट में। फिर जेएनयू में एक चीज ट्राई की गई, जेएनयू का ये मॉडल है GS कैस मॉडल। GS कैस मॉडल में क्या है, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। इसमें क्या प्रोविजन किया गया था, एक कमेटी बनाई जाए, ये जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। ये कमेटी ऑटोनोमस होनी चाहिए, इसमें स्टूडेंट्स का भी रिप्रेजेंटेशन हो, टीचर्स का भी हो, मतलब पार्टिसिपेटरी और डेमोक्रेटिक ये बॉडी होनी चाहिए, और ये विक्टिम सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रिक। तो ये जब कमेटी बनेगी तो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को ज्यादा अच्छे से एड्रेस किया जा सकेगा। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो कानून बनाना जरूरी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, जेंडर हरासमेंट को, कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन को, इन सब चीजों को रोकने के लिए ना कानून बनाना जरूरी है। बट कानून से ज्यादा जरूरी है इमोशनल कल्चर। मतलब सिर्फ देखो कानून बना दिया, प्रोविजन कर दिए तो उससे चीजें एड्रेस नहीं होगी। हमें स्टूडेंट्स को एम्पावर करना होगा ताकि वो अपने दुख, अपने ट्रामा, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको वो ओपनली शेयर कर सकें बिना किसी डर के। ऐसा कल्चर हमें हमारी यूनिवर्सिटीज में डेवलप करना होगा। यूनिवर्सिटीज को देखो हमें सेफ इमोशनल स्पेसेस बनाना होगा, जहां पे करेज की बात हो, जहां पे एकजुटता की बात हो, ना कि एलियनेशन की। मतलब स्टूडेंट्स जो है वो अलग हो जाएं सबसे,
अलग थलग पड़ जाएं और उनके सामने सुसाइड ही एक चारा बचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग बिना खौफ के, बिना जजमेंट के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, अपने इमोशनल ट्रामा को शेयर कर सकें, उनके साथ जो गलत हो रहा है उसे शेयर कर सकें, ऐसा कल्चर हमें यूनिवर्सिटीज़ में डेवलप करना होगा, एम्पैथी वाला। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल तो देखो, हमारी कानून व्यवस्था पे ना एक बहुत बड़ा धब्बा है। मुंबई में ना 2006 में मुंबई लोकल्स में ना बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, बहुत लोग मारे गए थे, 187 लोग मारे गए थे। इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट की जांच मुंबई एटीएस ने की, मुंबई पुलिस की जो एंटी टेरर स्क्वाड है ना, इन्होंने जांच की। 12 लोगों को कन्विक्ट किया गया था, जिसमें 5 लोगों को फांसी दी गई। लेकिन देखो, अभी ना मुंबई हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसमें सभी जो कन्विक्ट थे ना उनको बरी कर दिया गया। मुंबई हाईकोर्ट ने बोला कि प्रॉपर एविडेंस नहीं है जिसके आधार पे इन्हें दोषी ठहराया जाए। सोच के देखो हमारी कानून व्यवस्था पे कितना बड़ा धब्बा है, जस्टिस सिस्टम पे कितना बड़ा स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट है। कैसे? एक तो देखो 20 साल हो गए मुंबई लोकल्स में ब्लास्ट हुए थे। अगर मुंबई हाईकोर्ट ने इनको फ्री कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, तो बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया था? 20 साल हो गए, मैं यही नहीं पता। दूसरा, अगर मुंबई हाईकोर्ट ने इनको फ्री कर दिया चार्जेस से, तो इसका मतलब ये निर्दोष थे और 20 साल से ये सिस्टम में पिस रहे थे। 5 लोगों को तो फांसी की सजा दी गई थी और वो 10 साल से अपनी फांसी का वेट कर रहे थे। तो सोचो उन्होंने कितना सफर किया है, उन्होंने कितना झेला है, सोच के देखो। मतलब ये तो सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी हो गई, फेलियर हो गई कि एक तो आप ब्लास्ट के जो एक्यूज्ड हैं उनको नहीं पकड़ सके अभी तक, दूसरा आपने निर्दोष लोगों को पकड़ लिया। तो इंडिया की जो मॉरल स्टैंडिंग है ना, उस पर भी सवाल उठते हैं कि इंडिया गलत लोगों को पकड़ लेता है, इंडिया कैसे इस प्रकार से टेररिज्म का सामना करेगा। तो आगे से देखो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि बाद में 2008 के मुंबई हमले के बाद में एक एजेंसी बनी थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लेकिन फिर भी देखो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इस पूरे मामले को अपने अंडर ले, देखे कहाँ पे मुंबई पुलिस की जो टेररिज्म वाली स्क्वाड है उसने गलती की है, एटीएस ने गलती की है, फिर से इस मामले को कोर्ट में लाया जाए और अंजाम तक पहुंचाया जाए कि किसने वास्तव में ये ब्लास्ट किए थे। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप इस मामले को इस्तेमाल कर सकते हो। अब लास्ट में देखो, कल जो आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, 1-2 मिनट में जल्दी से आपको बता देता हूं। हमने कल सबसे पहले स्लम वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्लम्स जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं किसी भी सिटी में। स्लम्स में क्राइम होते हैं, स्लम्स में पोल्यूशन होता है, बचपन अच्छा नहीं बीतता। तो स्लम्स को हमें एड्रेस करना है, तो क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? मार्केट फेलियर के कारण स्लम्स होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट किसी सिटी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हाउसिंग यूनिट्स अवेलेबल नहीं होती सस्ती, तो मजबूरी में स्लम्स डेवलप होते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि जो बड़ी सिटीज़ हैं उनको एक्सपेंड किया जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का बर्डन बहुत ज़्यादा है इन सिटीज़ पे। तो राइटर सजेस्ट करते हैं या तो देखो नई सिटीज़ इस्टेब्लिश की जाएं, या फिर जो छोटी सिटीज़ है ना उसको एक्सपेंड किया जाए। इसका फ़ायदा होगा जब रूरल एरियाज़ में नई सिटीज़ बनेंगी, तो स्लम्स के जो लोग हैं वहाँ पे जाके काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। नई सिटीज़ जो बनाई जाएंगी वो डेडिकेटेड ढंग से प्लान करके बनाई जाएंगी। तो नई सिटीज़ अगर इस्टेब्लिश की जाती हैं तो स्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, ये लैंग्वेज क्वेश्चन वाला। हमने ये डिस्कस किया था कि आज के समय में जब लैंग्वेज की बात होती है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो इम्पोज की बात होती है कि हाँ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, 3 लैंग्वेज सिखानी है, लेकिन एम्पावरमेंट की बात नहीं होती, कैसे लैंग्वेज एम्पावर कर सकती है। सैमुअल हंटिंगटन ने बोला था, अगर देखो मॉडर्निटी की तरफ हम जाते हैं बट इंस्टीट्यूशंस मैच्योर नहीं है, तो डेवलपमेंट की बजाय कैओस आता है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से वही आ रहा है। कहीं कहीं देखो ट्रेन टीचर्स ही नहीं है 3 लैंग्वेजेस सिखाने के लिए, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसे इम्प्लीमेंट करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था ये फ्लेक्सिबल है, बट इम्पोज किया जा रहा है। अब जैसे उड़ीसा में, बंगाल में संथाली सिखानी है, कोई लैंग्वेज सिखानी है, लेकिन उनके टीचर्स ही नहीं है। लोकल लैंग्वेज में सिखाया जाना चाहिए, संथाली कोई में, और धीरे धीरे ट्रांजिशन होना चाहिए, बंगाली में, ओडिया में या हिंदी में धीरे धीरे ट्रांजिशन होना चाहिए। मदर टंग में सिखाया जाता है ना, तो एकेडमिकली बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है, बच्चे की अटेंडेंस ज़्यादा होती है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये इशू हमने डिस्कस किया था।
फिर हमने ये टीआरएफ वाला आर्टिकल डिस्कस किया था कि यूएसए ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाली लिस्ट में डाला है। लेकिन यूएसए के डबल स्टैंडर्ड भी हैं। यूएसए एक तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाता है, दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पहले रेजोल्यूशन पास हुआ था पहलगाम टेरर अटैक से संबंधित, उस समय टीआरएफ का नाम ही नहीं था। अब टीआरएफ को एफटीओ की लिस्ट में डाल दिया, तो यूएसए पे हम पूरी तरह से रिलाय नहीं हो सकते। टेररिज्म का सामना हमें करना है तो मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ाई लड़नी होगी, एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, एक मिलिट्री फ्रंट पे, डेटरेंस मजबूत करना होगा, फिर लीगल फ्रंट पे लड़ाई लड़नी होगी और फाइनेंशियल फ्रंट पे लड़ाई लड़नी होगी ताकि पाकिस्तान को जो फंडिंग वगैरह मिलती है उसे काउंटर किया जा सके। तो हर फ्रंट पे हमें लड़ाई लड़नी होगी, डिप्लोमेटिक फ्रंट, लीगल फ्रंट, पब्लिक नैरेटिव हमें अपने हिसाब से पेश करना होगा, मतलब सेट करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। तो इस प्रकार से कल जो हमने डिस्कस कर लिया, रिवाइज कर लिया। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 250 शब्दों में क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।